व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे बच्चों। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, मैंने आपकी प्रॉब्लम सुन ली। पिछला वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया क्या? अरे यार, मैंने सोचा कि मेरे प्यारे बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ना है और उनको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करना है। अब अगर मैं एक साथ तीन तीन वीडियो डालता तो आपको लगता कि अरे बाप रे, तीन तीन वीडियो कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने एक डाल दिया। तो बात तो एक ही है मेरे लाडले बच्चों। तो ठीक है, चलो हम कोशिश करेंगे, लेकिन गाइस हो सकता है कि कुछ वीडियोस बड़े हो जाएं, क्योंकि क्या होता है, एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर अप करना होता है। जैसे आज का टॉपिक बहुत छोटा है, हाइड्राइट्स। ये खत्म हुआ, काम खत्म। फिर अगला लेक्चर जो होगा अपने किस पे, वाटर पे, वो बड़ा हो सकता है क्योंकि उसके अंदर चीज ज्यादा है। और फिर आखिरी वीडियो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर, फिर वो छोटा होगा। तो हम देखेंगे कि अगले दो वीडियो के अंदर ये दोनों टॉपिक खत्म कर ले। तो गाइस चलिए हेडिंग डाल लो मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में वी विल टॉक अबाउट हाइड्राइट्स। वी विल टॉक अबाउट हाइड्राइट्स। नाउ मेरे प्यारे लाडलो, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइट्स? हाइड्राइट्स क्या होते हैं मेरे लाडले बच्चों? तो व्हाट आर हाइड्राइट्स? सिंपल सी बात है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, व्हेन हाइड्रोजन reacts with any element, when hydrogen reacts with any elements, the resulting compound will be called as hydrides. The resulting compounds will be called as hydrides. यानी जब कभी भी आपका हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा उसे हम बोलेंगे हाइड्राइड। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, आपकी नोबल गैसेस को छोड़कर योर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, भले ही वो मेटल हो, भले ही वो नॉन मेटल हो, कोई भी हो, ऑलमोस्ट सबके साथ में ये रिएक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर एक एग्जाम्पल उठाकर देखिए, BH3, ये एक प्रकार का हाइड्राइड है। वैसे ये जो बोरॉन होता है मेरे लाडले बच्चों, आपने मेरे साथ में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, वहां पे हमने लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी थी, लुईस कोसेल के ऑक्टेट थ्योरी। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो ये अनस्टेबल रहेगा। इसीलिए इस प्रकार के मॉलिक्यूल हमेशा डाइमर के फॉर्म में, यानी B2H6, Al2H6, इस प्रकार के फॉर्म में मिलते हैं। उसके अलावा आप देखिए तो MgH2, आप देखें NaH, आप देखें HF, आप देखें H2O, आप देखें NH3, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ में, ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ में आपका हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होता है। ठीक है, और इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग और आगे बढ़े तो ये हाइड्राइड्स 3 टाइप के हो सकते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को हाइड्राइड्स पढ़ा रहा हूं, हाइड्राइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हाइड्राइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पहले हाइड्राइड्स को बोलते हैं आयोनिक, या इसका दूसरा नाम होता है सॉल्ट लाइक। पहले को क्या बोलते हैं हम? आयोनिक, या तो इसको बोलते हैं सॉल्ट लाइक। क्यों भाई? सॉल्ट भी तो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, एक केटायन और एक एनायन होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर हाइड्राइड्स के साथ भी ये होता होगा, मतलब यहां पर हाइड्रोजन भी एक आयोनिक कंपाउंड बना रहा होगा। कैसे, हम लोग सीखेंगे। सॉल्ट लाइक, और इसको स्टोइशियोमेट्रिक, और इसको स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। सर स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? रुको जरा, सब्र करो, सब सिखाऊंगा। सेकेंड होता है मेरे प्यारे बच्चों कोवेलेंट हाइड्राइड्स, या इसका दूसरा नाम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी होता है। सॉल्ट लाइक या
मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। और मेरे प्यारे बच्चों तीसरे आपके पास में होते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और वी कैन से मेटालिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और मेटालिक हाइड्राइड्स। सो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बेटों, तीन तरीके के आप लोग हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, मेटालिक या नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर, और आयोनिक या सॉल्ट लाइक या स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक एक हाइड्राइड को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्योरली स्कूल लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बस इंपॉर्टेंट है ये, इस पर फोकस डाल लेना। लेकिन अगर हम जेई नीट के लिए जा रहे हैं तो तीनों के बारे में इन्फो हमारे पास में पूरा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन हमारे पास में इसके बारे में पूरी होनी चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको रब करें। चलिए अब एक एक करके मैं आप लोगों के साथ में सारे हाइड्राइड्स फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हाइड्राइड्स के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले आप लोग, आयोनिक हाइड्राइड्स। सबसे पहले हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स के बारे में। नाउ गाइस आयोनिक हाइड्राइड्स को आप एक और नाम देते हैं, दैट इज स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। देखो सबसे पहले एक बात समझना, स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स में मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड्स। बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, दे आर सॉलिड इन नेचर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं, इन सॉलिड का आप एक मॉलिक्यूल नहीं ढूंढ पाओगे। इन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर कारण बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में नमक है, NaCl सॉलिड फॉर्म में, तो नमक में एक सोडियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन से हर तरफ से घिरा हुआ होता है। फिर इस क्लोरीन को आपका सोडियम हर तरफ से घेर के रखता है। समझ पा रहे हो बात को? फिर इस क्लोरीन को, इस सोडियम को क्लोरीन सब तरफ से घेर के रखता है। फिर इस क्लोरीन को सोडियम हर तरफ से घेर के रखता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आपको मेरी बात क्लियर हो पा रही है? सो बेसिकली आप ये बता ही नहीं सकते कि इस सोडियम के साथ में किस क्लोरीन का अटैचमेंट है, और ऐसा होता भी नहीं है। इनफैक्ट हर सोडियम के साथ में इस प्रकार से क्लोरीन 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 और क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है। सो स्ट्रक्चरल फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सॉलिड के अंदर यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूला या आप एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकते कि नहीं सर ये सोडियम क्लोराइड है। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा एक बात बताओ, सोडियम पर कैसा चार्ज है? आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज है। तो मैं बोलूंगा कि आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है? तो आप बोलोगे सर इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक केटायन और एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जनरेट हो जाता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयोनिक बॉन्ड बनता क्यों है? क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को डोनेट कर देता है, इस वजह से एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज। तो अब आप खुद एक इमेजिन करो, थोड़ा फिजिक्स का दिमाग लगाओ अपना, कि फिजिक्स में आपके पास में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को क्या सिर्फ एक ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेगी? अगर मैं इसके पास में 4 नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आऊं तो चारों इसको बराबरी से अट्रैक्ट करेगी। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पर 4 नेगेटिव चार्ज का बराबर असर होगा। और अगर इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से सब तरफ से घेर लूं तो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर चारों तरफ से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का अट्रैक्शन होगा। मतलब सबका सब पर बराबरी का हक, सबका सब पर बराबरी का हक। क्या बात समझ में आ गई? और इस तरीके के स्ट्रक्चर को लेटाइस कहा जाता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? लेटाइस। और यही वजह है कि आप किसी भी सॉलिड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालते।
आप उनका फॉर्मूला मास निकालते हैं। आप उनका क्या निकालते हैं? फॉर्मूला मास, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल तो पता ही नहीं है, हमें तो मॉलिक्यूल पता ही नहीं है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है तो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मतलब हमने जो देखा है कि भाई सोडियम क्लोराइड के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर आपके पास में एक सॉल्ट के अंदर 1000 सोडियम के कैटायन है तो उसके अंदर 1000 क्लोरीन के एनायन भी होंगे। या अगर आपके पास में सोडियम के 5000 कैटायन है तो क्लोरीन के भी 5000 कैटायन होंगे। मतलब यहां पर दोनों का रेशो 1:1 का रहेगा, यानी यहां पर आपके सोडियम के एक कैटायन पर क्लोरीन का एक एनायन अवेलेबल है। यह हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, यह हमने उस स्ट्रक्चर को जब पढ़ा, जब हमने NaCl के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ा तो हमने क्या देखा कि जितने क्लोरीन होते हैं उतने ही सोडियम होते हैं। वहीं अगर मेरे पास में मान लो कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है तो मैंने ये देखा कि अगर कैल्शियम डाइपॉजिटिव के मेरे पास में 1000 कैटायन होते हैं तो क्लोरीन के मेरे पास में 2000 एनायन होते हैं। मतलब यहां पर कैल्शियम डाइपॉजिटिव क्लोरीन के साथ 1:2 के रेशो में है, 1:2 के रेशो में। इसलिए हम लोगों ने क्लोरीन का और कैल्शियम का, जो कैल्शियम क्लोराइड है, हमने इसका एक फॉर्मूला बना लिया। हमने क्या कर लिया? इसका एक फॉर्मूला बना लिया कि हाँ इसका ये सिंपल फॉर्मूला है, और हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर, इस फॉर्मूले के अंदर इनकी वैल्यू रख के हम लोग इनका मास निकाल लेते हैं। तो इसको बोला जाता है फॉर्मूला मास। यानी सॉलिड्स के केस में आप कभी भी मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते, क्योंकि सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। सॉलिड के केस में तो बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे एनायन एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो हम लोग उनका एक सिंपल रेशो निकाल लेते हैं। एंड गाइस, जब कभी भी एक कैटायन और एक एनायन एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशो में हो, सिंपल होल नंबर रेशो में हो, जब कभी भी कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशो में हो, हम कहते हैं इनके अंदर क्या है? स्टोइशियोमेट्री है। मतलब ये स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स है। मतलब कैटायन अगर 1 है तो एनायन 2 हो, कैटायन 1 है तो एनायन 1 हो, कैटायन 2 है तो एनायन 1 हो, कैटायन 1 है तो एनायन 3 हो, कैटायन 3 हो तो एनायन 1 हो। ये सिंपल रेशो कहलाते हैं। कुछ भी उटपटांग रेशो नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि एक कैटायन पर 0.8 एनायन मौजूद है, ऐसा कभी नहीं होगा। या 0.57 कैटायन पे 2.37 एनायंस मौजूद हो। ये ऐसे उटपटांग रेशो आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। इनके अंदर एक बिल्कुल प्रॉपर सिंपल होल नंबर रेशियोज देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बोला जाता है। क्या आपको स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को प्रॉपर स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्लियर हुआ? पक्की बात। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ठीक है गाइज, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई नहीं समझाता और ये अनसुलझी गुथी हुई तुम्हारे दिमाग में रह जाती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये आयोनिक हाइड्राइड्स आर प्योरली आयोनिक इन नेचर, दे आर प्योरली आयोनिक इन नेचर, दे आर बैड कंडक्टर्स, these hydrides are bad conductors in their solid form। और हम लोग सब जानते हैं कि यूजुअली ये इनके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये मॉल्टन फॉर्म में जाते हैं, बट जब ये अपने मॉल्टन फॉर्म में जाते हैं, दे बिकम्स गुड कंडक्टर्स। ये क्या बन जाते हैं? दे बिकम्स गुड कंडक्टर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? दे बिकम गुड कंडक्टर, बढ़िया शानदार कंडक्टिविटी करने लग जाते हैं। कैसे? जरा हम इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। रिएक्शन करने से पहले मैं आपको आयोनिक हाइड्राइड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जो भी आपके ग्रुप 1 एंड आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम,
ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके साथ में जब आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, इनके साथ में जब आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, दे फॉर्म्स हाइड्राइड्स, दे फॉर्म्स आयोनिक हाइड्राइड्स। ये क्या बनाता है? आयोनिक हाइड्राइड्स बनाता है। कौन से टाइप का? ग्रुप 1 के साथ में ये MH टाइप का हाइड्राइड बनाता है और ग्रुप 2 के साथ में ये MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर जब देखेंगे तो आपको लिथियम के साथ LiH, सोडियम के साथ NaH, KH टाइप के हाइड्राइड्स मिलेंगे। वहीं बेरिलियम के साथ BeH2, मैग्नीशियम के साथ MgH2, कैल्शियम के साथ CaH2 टाइप के आपको यहां पर हाइड्राइड्स देखने को मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? अब याद करो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर फिर से, क्या सिखाया था? सॉरी, ओके, इतना देख लिया आप लोगों ने। नाउ अच्छा एक बात और बताऊं, जैसे आप देखो यहां पर ये बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये क्या होता है, इनका बेरिलियम का और मैग्नीशियम का साइज है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। और अगर अपन बात करें बेरिलियम की, तो यार बेरिलियम जब 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है तो बेरिलियम का तो ऑक्टेट पूरा होता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, यूजुअली आपको ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देता है। मतलब इस तरीके से आपको इसके पॉलीमरिक स्ट्रक्चर दिखते हैं, यानी चेन लाइक स्ट्रक्चर, ताकि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को सपोर्ट कर सके। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से इसके पास में एक बेरिलियम के पास में दूसरे बेरिलियम हाइड्राइड का सपोर्ट होता है। तो यूजुअली दे अकर्स इन देयर पॉलीमेरिक फॉर्म, इन देयर पॉलीमेरिक फॉर्म। मतलब अगर आप निकलने जाओगे मार्केट में ढूंढने कि सर मेरे को BeH2 दे दो, तो आपको BeH2 अकेला मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, ये पॉलीमर के फॉर्म में मिलेगा। और यार अभी मैंने आपको सिखाया भी ना, सॉलिड के अंदर क्या होता है, एक कैटायन के पास एनायन, एनायन के पास कैटायन, कैटायन के ऊपर एनायन, एनायन के ऊपर कैटायन, मतलब ये एक दूसरे के पास में अरेंज्ड होते हैं। तो यूजुअली आपको ये अपने पॉलीमरिक फॉर्म के अंदर दिखाई पड़ते हैं। दे ऑलवेज अकर्स इन देयर पॉलीमेरिक फॉर्म। अच्छा, जब कैटायन बड़ा हो जाता है तब ये तकलीफ नहीं आती है, बट जब कैटायन छोटा रहता है तब आपको ये तकलीफ दिखाई दे सकती है। तो यूजुअली दे अकर इन देयर पॉलीमेरिक फॉर्म। हाँ, तो जो जब मुझे छींक आई थी उसके पहले मैंने आपसे कहा था याद करो जरा रेडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट। तो गाइज रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ग्रुप 1 and group 2 elements are highly electropositive, and hence hydrogen will occupy -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी यहां पर आपके हाइड्रोजन पर -1, सोडियम के पास भी इधर इन सब के ऊपर +1 रहेगा, तो आपके हाइड्रोजन पर -1 रहेगा। यहां पर बेरिलियम के ऊपर +2, मैग्नीशियम के ऊपर +2, कैल्शियम के ऊपर +2, हाइड्रोजन पर -1, ये हाइड्रोजन पर भी -1, ये हाइड्रोजन पर भी -1। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से दे विल ऑलवेज बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये बड़े खतरनाक और बड़े अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। तो इस पर हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा? हमेशा -1। इस चीज को हम एक केमिकल रिएक्शन से, एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करेंगे, बट उसके पहले जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे इधर जगह लगेगी, जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्का? चलिए ग्रेट। अब इस बात का क्या सबूत है कि आपका हाइड्रोजन यहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड है, आपके हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर NaH का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, अगर आप NaH का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो यहां पर क्या होगा? जो
आपका आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो चेंबर होता है, मैंने यहां पर मान लो NaH का सॉल्यूशन भर दिया, एक कैथोड डाला, एक एनोड डाला, एक बैटरी का पॉजिटिव और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर आपको पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज दिखाई देगा, और ये इलेक्ट्रोड आपको, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज दिखाई देगा। अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके ऊपर कैटायन आकर चिपकेगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो कैटायन चिपकेगा, इसलिए कैथोड कहलाया। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस इस पर आकर अटैक करेंगे, तो ये कहलाया एनोड। तो गाइस यूजुअली ये देखा जाता है कि जब आपका NaH टूटेगा, तो NaH किस फॉर्म में टूटेगा, Na पॉजिटिव और H नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। तो यहां पर क्योंकि H पर नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ मूव करेगा, इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड, यानी जितने भी H नेगेटिव के आयंस होंगे, जितने भी आपके H नेगेटिव के आयंस होंगे, दे विल ऑल मूव टूवर्ड्स एनोड। और क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स एनोड, इट कंफर्म्स दैट हाइड्रोजन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हाइड्रोजन एनोड पर जाने के बाद, ऐसे दो हाइड्रोजन एनोड पर जाने के बाद अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, और एक H और दूसरा H कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनके एनोड से बाहर जाते हुए दिखते हैं। दैट मीन्स आपके एनोड की तरफ से आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई पड़ती है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई? सो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि आपका हाइड्रोजन यहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड है, हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है। अगर हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता, अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव होता, तो फिर वो किसकी तरफ मूव करता, कैथोड की, और हाइड्रोजन गैस कहां से निकलती, कैथोड से निकलती। लेकिन यहां पर एनोड कहां से हाइड्रोजन गैस कहां से निकल रही है, एनोड से। दैट मीन्स आपका जो यहां पर हाइड्रोजन है वो पक्का नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये चीज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? पक्की बात। चलिए यहां पर और कुछ बातें लिख लेते हैं इसके बारे में। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। एक पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, बेसिकली दे ऑल आर नॉन वॉलेटाइल, दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, यानी जितने भी आपके आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं ये सब नॉन वॉलेटाइल और क्रिस्टलाइन होते हैं, बिल्कुल नमक की तरह, बिल्कुल नमक की तरह। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जितनी बातें मैंने आपको यहां पर लिखी है, ये सारी बातें आपको इसके बारे में नोट करके रखनी है। ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर लिखनी है और अच्छे तरीके से इसको एक बार ऑब्जर्व करनी है। क्या बात क्लियर हो गई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए ताकि मैं आपको 2 बातें और लिखा सकूं। लिख लिया? कोई प्रॉब्लम? चलो ग्रेट। अब इसको रब करके ये मिटा देता हूं बस मैं, बाकी ये वाला पॉइंट तो लिखे रहने देते क्योंकि आपके लिए जरूरी है। अच्छा एक बात और, दे रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, एकदम एक्सप्लोजन के साथ, एकदम एक्सप्लोजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म। क्या होता है देखिए, दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर। किसके साथ? ये तो लिखा ही नहीं। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा। हाँ, दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर टू फॉर्म। क्या फॉर्म करेंगे देखिए, मान लीजिए आपके पास में NaH है और आपने NaH को वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो प्यारे बच्चों वाटर में से OH निकलेगा और यहां से Na निकलेगा। OH पर नेगेटिव चार्ज, Na पर पॉजिटिव चार्ज। दे विल रिएक्ट टू फॉर्म एन अल्कली, एक बेस बना लेंगे। अब यहां से क्या निकलेगा? H+, भाई वाटर से क्या निकलेगा? H+, और यहां से क्या निकलेगा? H-। तो H- और H+ कंबाइन होकर यहां पर बना लेंगे हाइड्रोजन गैस। तो आपको एक्सप्लोजन के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी जब कभी भी आपका मेटल हाइड्राइड पानी में गिर जाएगा। तो एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी और एकदम बबल्स बुलबुल 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 बुलबुल
ऐसा करके आपके ये बबल्स बाहर निकलेंगे। क्या ये बात मेरे प्यारे लाडलों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? चलिए ग्रेट। लास्ट केमिकल रिएक्शन, आपका जो LiH होता है, LiH जो आपका होता है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है गाइस, इंपॉर्टेंट बात है, कान खोल के सुन लो। इधर देखो, इधर देखो, ये जो लिथियम होता है ना, ये रखा जरूर जाता है अल्कली मेटल में, लेकिन इस पट्टे के पास ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होती। इट इज नॉट दैट मच मेटेलिक इन नेचर। इनफैक्ट ये अधिकतर कंपाउंड कोवेलेंट टाइप के बनाता है। कौन से टाइप के? कोवेलेंट टाइप के। क्या बात समझ में आ गई? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब ये हाइड्राइड को हम लोग ट्रीट करते हैं B2H6 के साथ, यानी एक दूसरे हाइड्राइड के साथ, व्हेन वन टाइप ऑफ हाइड्राइड इज रिएक्टेड विद अनदर हाइड्राइड, ये आपको एक बहुत अच्छा LiBH4 नाम का रिड्यूसिंग एजेंट बनाकर देगा। इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दे। लिथियम बोरॉन हाइड्राइड, LiBH4। समझ में आ रही बात? वहीं पर अगर हम इसकी रिएक्शन Al2Cl6 के साथ कर दें, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर बन जाएगा Al2, यानी 2LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे लिथियम बोरॉन हाइड्राइड था, वैसे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये भी बहुत अच्छा क्या है? एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अब यहां से 4 में से 2 एल्यूमिनियम चले गए, 6 क्लोरीन बचे, यहां पर 6 लिथियम बचे, तो 6 LiCl अलग हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पर आपके काम के हाइड्राइड्स मिल जाएंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स। इस पॉइंट को जरा डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। यहां पर आप लोगों के आयोनिक हाइड्राइड्स वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स की तरफ, बट बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट गुलगुलो। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक की चीज क्लियर हो गई अच्छी तरीके से? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों अपन आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, जिसका नाम है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। सो द सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स जो मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कौन से हाइड्राइड्स मेरे लाडले बच्चों? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ना इसका मतलब क्या होता है? तो बेटा यहां पर बिल्कुल क्लियर सी बात है, ऐसे हाइड्राइड्स, ऐसे कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड, ऐसे कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, due to the formation of covalent bond between an element of p block। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, p ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और p ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने बहुत कॉमनली एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे H2O, जैसे कि CH4, जैसे कि NH3, जैसे कि आपने देखा होगा B2H6। तो ये सब हाइड्राइड्स कौन से कहलाते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। सर इसमें आपने स्टोइचियोमेट्री क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं लगाई? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मीथेन इज अ गैस, अमोनिया इज अ गैस। समझ में आ रही बात? इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फॉर्म, बट यूजुअली ये भी आपको वेपर या गैसियस फॉर्म में दिखता है। और अगर सॉलिड फॉर्म में भी दिख रहा है तो ये पॉलीमर होने की वजह से सॉलिड है। ये पॉलीमर होने की वजह से सॉलिड है, लंबी चेन होने की वजह से सॉलिड है, अदरवाइज ये भी गैस होता। एंड वाटर
या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या वेपर फॉर्म में मिलेगा। अगर वाटर को आपने फ्रीज किया है, अगर वाटर को आपने सॉलिडिफाई किया है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है और थोड़ा सा टेम्परेचर 0 डिग्री से जरा सा बढ़ने के बाद वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन हमने जितने भी आयोनिक हाइड्राइड्स पढ़े थे इसके पहले, वो रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड है और उनका यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका नहीं होता। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो यूजुअली लिक्विड या गैस होता है, और लिक्विड और गैस के तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते ही हैं, इसलिए इसमें स्टोइशियोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं होती। अब प्यारे बच्चों, ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स तीन तरीके के होते हैं। पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। कैसे? देखो, बहुत इजी है इनका एक्सप्लेनेशन। जो भी आपके ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स होते हैं, जो भी आपके ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स होते हैं, बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कारण, जब आप इनका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब आप इनका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर B2H6, वैसे तो BH3 होगा, तो जब आप BH3 का लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्लियरली ये देख पाएंगे कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट लैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बोला जाता है। और यही कारण है कि ये बेचारे को इस तरीके के पॉलीमरिक फॉर्म में रहना पड़ता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। एक BH3 दूसरे BH3 को पीछे से आके सपोर्ट करता है। आई मेरे बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? चलिए, वेरी गुड। अब क्योंकि इनका लुईस स्ट्रक्चर क्लियरली बता रहा है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये हमेशा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे मेरे गुलगुलो। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को, बकुड़ों को? कोई दिक्कत? चलिए इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की बात करते हैं। जब कभी भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड्स बनाए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स कहलाएंगे। वाई प्रिसाइज? जैसे मान लो ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन। ग्रुप 13 में कौन होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो यहां पर अगर आप बात करो तो जैसे कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, तो ये आपका मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया। आप देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इसके पास में है, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतने इसके पास में है। सो दे हैव sufficient electron in their outermost shell। इनके outermost shell में इनके पास में बराबर बकायदा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कार्बन की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो यूजुअली इनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कहलाती है। यूजुअली इनकी ज्योमेट्री आपको टेट्राहेड्रल दिखेगी। वहीं अगर हम ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड्स देखें, ग्रुप 15 में कौन कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। अगर हम लोग इनको देख लें, सो आप चलिए अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाइए। अमोनिया के पास में एक लोन पेयर होता है, मतलब यहां पर नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास में एक लोन पेयर अभी भी खाली है। उसने इस लोन पेयर का इस्तेमाल नहीं किया किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग करने में, आज भी वो लोन पेयर उसका खाली है। अगर अपन बात करें वाटर की, तो वाटर के पास में आप देखो कि यहां पर 2 लोन पेयर है, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाने के बावजूद उसके पास में 2 लोन पेयर खाली है। और अगर अपन बात करें फ्लोरीन की,
HF की, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 और 3 लोन पेयर खाली। मतलब इन कंपाउंड्स ने हाइड्राइड बनाने के बाद भी, इन कंपाउंड्स ने हाइड्राइड्स बनाने के बाद भी अपने लोन पेयर्स खाली रखे। मतलब दे हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेटेड। ये चाहे तो अपने लोन पेयर को किसी को डोनेट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं इलेक्ट्रॉन रिच की बात यहां पर लिख रहा हूं। प्यारे बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉन रिच की बात बची हुई मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो दे हैव extra lone pair of electrons, they have extra lone pair of electrons and hence जो अपने लोन पेयर डोनेट कर दे क्या कहलाएंगे? and hence are called as Lewis base। क्या कहलाएंगे? Lewis base कहलाएंगे because they have ability to donate their extra lone pair of electron। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो रही? तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 तरीके के आपके कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं और मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं इनको, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी मेरे बुलबुलों बोला जाता है। इसको जरा फटाफट से नोट कर लीजिए। इनके बारे में इतनी बहुत बात ही करना हमारे लिए जरूरी है और इससे ज्यादा हमें कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देख लो, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, तो इतना लिख लिया आप लोगों ने? पक्का अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड जो हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था दैट इज मेटेलिक हाइड्राइड्स, या मैं कहूं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे एक बात बताओ, आप इस हाइड्राइड को बोल रहे हो मेटेलिक हाइड्राइड, फिर अभी कुछ देर पहले आपने आयोनिक हाइड्राइड सिखाया, उसमें भी तो मेटल थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो मेटेलिक हाइड्राइड है इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनिएगा। ये मेटेलिक हाइड्राइड्स सिर्फ और सिर्फ DNF ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। So this type of hydrides are only formed by DNF block metals। आपके D और F ब्लॉक जो मेटल्स होते हैं सिर्फ वही बताते हैं। उसके बाद एक और इसके अंदर खासियत ये होती है कि जो तुम्हारा ग्रुप 7, 8 और 9 होता है इसके मेटल्स हाइड्राइड्स बिल्कुल नहीं बनाते। दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक है? अच्छा, ग्रुप 7 आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बता देता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सुंदर थी वंदना कुमारी ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 एंड 12। तो इस ट्रिक क्या है? ये आपकी पहली 3D सीरीज है। तो इसकी ट्रिक क्या है? सुंदर थी वंदना कुमारी, माना मैंने, MN से क्या हो गया? माना मैंने। सुंदर थी वंदना कुमारी माना मैंने, फिर करोड़ों का नेकलेस मांगा। फिर क्या करा वंदना कुमारी ने? करोड़ों का नेकलेस मांगा। फिर करोड़ों, CO मतलब करोड़ों का, नेकलेस, निकल मतलब नेकलेस मांगा। करोड़ों का नेकलेस मांगेगा तो क्या हो जाएगा? छुप गया उसका जानू, उसका जो जानू था छुप गया। तो ये ट्रिक है। तो अब गाइस देख लो, ग्रुप 6 के अंदर, 7 के अंदर मैग्नीज, 8 के अंदर आयरन एंड 9 के अंदर कोबाल्ट, ये लोग हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है? इसके बाद जो नीचे वाली सीरीज होती है वो है वाइट्रियम, जिरकोनियम, निम्बोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम। ठीक है?
तो ये इस तरीके की सीरीज होती है। तो टेक्नीशियम जैसे हम इसके नीचे आ गया है ना, रूठी आर यू, रूठी रहेगी परी डार्लिंग, है ना, रूठी रहेगी परी डार्लिंग, एक बार कैडबरी तो खिलाओ। तो याद करने की ट्रिक क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, रूठी रहेगी परी डार्लिंग, एक बार कैडबरी तो खिलाओ। तो ये आर यू आर एच ये बिल्कुल हाइड्राइड फॉर्म नहीं करेंगे। इनफैक्ट एक बात और ध्यान रखना, ग्रुप 6 का सिर्फ क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाता है, ग्रुप 6 का सिर्फ क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाता है, ये मॉलिब्डेनम हाइड्राइड नहीं बनाता। तो एक बात और हम यहां पर लिख लेंगे, ओनली क्रोमियम फ्रॉम ग्रुप 6 कैन फॉर्म हाइड्राइड। ग्रुप 6 का सिर्फ क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाता है, बाकी मॉलिब्डेनम नहीं बनाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये चीज थी, ये आपको सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए, समझाने के लिए मैंने सिखाई है। अभी डर मत जाना कि सर हमको ग्रुप 3 के नाम कैसे याद करने हैं, ये 3D 4D क्या होता है, इसके लिए रुको जरा, सब्र करो, 12th में चलो फिर सीखेंगे। मैं हूं ना, अपू ने ना, तमें चिंता में ना करो, हूं छू ना, हूं छू छू छू। क्या बात समझ में आ गई? अब गाइस प्रॉब्लम क्या होता है, दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर नॉन सिंपल होल नंबर रेशो, बिकॉज ऑफ देयर नॉन सिंपल होल नंबर रेशो। इनका जो होल नंबर रेशो होता है वो सिंपल नहीं होता। जैसे कैसे? जैसे मान लो आपको लिथियम, तो La लैंथेनियम हाइड्राइड मिल रहा है, तो LaH 1.8 या 2.7, मतलब मैं एक एग्जैक्टली वैल्यू नहीं लिख पाऊंगा, मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आपको चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे निकेल, तो निकेल हाइड्राइड इज 1.3 to 1.7। मतलब आप यहां पर देखो, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है कि एक लैंथेनियम के एटम के साथ में एक हाइड्रोजन पूरा जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन भी पूरा जुड़ गया, और तीसरा हाइड्रोजन इसके पास में पूरा नहीं जुड़ा, वो 0.7 जुड़ा। तो यार ये पॉसिबल है क्या? एटम एक ही मजाक है साला, भाई एटम एक ही मजाक है। यहां पर क्या हुआ, एक निकल के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ गया, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन सिर्फ इतना ही जुड़ा 0.3। तो भाई एटम एक ही मजाक है। एटम में से कोई टूटता है क्या छोटे छोटे पार्ट में? तो एक तो ये स्टोइशियोमेट्री रेशो गड़बड़ है। फिर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या, जैसे लेंथेनम या निकल ये मेटल होते हैं, और मेटल क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये मेटल ऐसे पास 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 ऐसे अरेंज्ड होते हैं। तो जब आप इन मेटल्स को इमेजिनेशन करते हो, एक हाइपोथेटिकल लाइन बना के, जो मैं लाल मार्कर से बना रहा हूं, आपको एक क्यूब दिखाई पड़ने लगता है। मतलब ये आपका निकल का मेटल कुछ इस प्रकार से जमा हुआ है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। मतलब समझ गए, ये पीछे वाले एटम है बड़े बड़े, और ये जो छोटे छोटे बनाए हैं ये आगे वाले एटम है। तो क्या हुआ होगा कि ये तुम्हारे पीछे वाले बड़े बड़े एटम और ये तुम्हारे आगे वाले छोटे छोटे एटम। तो इन एटम्स के बीच में आप यहां पर देखो, ये खाली स्पेस नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये आपको खाली खाली स्पेस नहीं दिखाई दे रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन नामक गैस होती है, ये आकर इन वॉइड्स के अंदर, इन खाली स्पेसेस को क्या बोलते हैं, जो सॉलिड के अंदर बन जाती है। जैसे आपने एक सॉलिड इमेजिन करो, आप एक बॉक्स ले लो और इस बॉक्स के अंदर आप गोल 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 टेनिस की बॉल्स रख लो। आप इसके अंदर क्या करो, गोल 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 टेनिस की बॉल्स रख लो। तो आप खुद यहां पर देख पाओगे कि यहां पर छोटी छोटी स्पेस बन गई। ये देखो, ये स्पेस बन गई, ये स्पेस बन गई, ये स्पेस बन गई। तो इन स्पेसेस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आकर एक्यूमुलेट हो जाती है।
हाइड्रोजन गैस आकर क्या हो जाती है, इन खाली स्पेसेस में एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इन वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेती है, या इसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोला जाता है। इसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस वॉइड्स को या इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, इस वजह से आपको ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक रेशो दिखाई पड़ता है। तो ये पुराने जमाने की टेक्निक है, ये जो थ्योरी है ये ओल्ड टाइम्स में दी जा चुकी है। तो यहां पर हम इस चीज को जस्टिफाई करके लिख लेते हैं, आपको इमेजिन तो करवा दिया मैंने। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सच एन अनइवन रेशो is because of the occupancy of hydrogen, because of the occupancy of interstitial, because of occupancy of interstitial voids or spaces present in the transitional metals by hydrogen। लेकिन गाइस बाद में क्या हुआ, ये अकॉर्डिंग टू ओल्डर कॉन्सेप्ट था, ये पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से था, लेकिन गाइस नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक और गड़बड़ी हो गई। क्या? जैसे मान लो आपके निकल ने दूसरे निकल के साथ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, आप समझ रहे हो ना, ये निकल इस प्रकार से अरेंज्ड है और आपको एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब यहां पर आपका जब निकल अकेला था, जब निकल अपने प्योर फॉर्म में था, जब इसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं, अंदर की खाली स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करी थी, इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक था। लेकिन यह देखा गया कि जब निकल अपने हाइड्राइड फॉर्म में चला जाता है तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, इसकी ज्योमेट्री में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, और वो बदलाव अब आप खुद देखेंगे कि अब यह स्ट्रक्चर क्यूबिक नहीं रहा, अब यह स्ट्रक्चर क्यूबिक नहीं रहा। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों बात? तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है यह आज तक समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम इस पुराने कॉन्सेप्ट को ही मानकर आगे चलेंगे और हम इसी हिसाब से सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। क्या ये चीज क्लियर होती है? ठीक है। तो गाइस इसी वजह से इनको एक नाम और दे दिया जाता है, दैट इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात? अच्छा, एक बात और याद करेंगे, दैट दे आर कंडक्टर इन नेचर। दे आर कंडक्टर इन नेचर मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बट दे आर लेस देन देयर प्योर पेरेंट मेटल। जैसे मान लो NiH की बात की जाए या LaH की बात करी जाए, कंडक्टर होंगे नो डाउट, बड़े अच्छे कंडक्टर होंगे, लेकिन उतने नहीं जितना निकल जब अकेला होगा तब, या लेंथेनम जब अकेला होगा तब। मतलब जब लेंथेनम या निकल जब अकेला होगा तब यह ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी करेगा। कब? जब यह हाइड्राइड फॉर्म में चले जाएगा उसके मुकाबले। क्या यह बात समझ में आ गई? तो यह पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप लोग नोट करके रखिए। इस थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोजन गैस आकर इंटरस्टिशियल छेदों में बैठ जाती है, इसीलिए यह देखा गया है दैट पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल कैन बी यूज्ड टू स्टोर हाइड्रोजन, कैन बी यूज्ड टू स्टोर द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को
ये स्टोर करने का काम करते हैं। दे आर यूज्ड टू स्टोर द हाइड्रोजन गैस। क्या बात समझ में आ गई? और ये बहुत अच्छे एंड देयरफॉर दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बिकॉज दे कैन प्रोवाइड हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन। हाइड्रोजन को किसी भी रिएक्शन में प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत अच्छे यूज होते हैं। याद करो पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था कि अगर आपके पास में कोई अल्कीन है और अगर आप उसका ट्रीटमेंट पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल के साथ करते हैं तो ये इनके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकाल के एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको देकर इसको अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। याद करो वेजिटेबल घी को हमने डालडा घी में कन्वर्ट किया था, तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो गाइस इसी वजह से आप लोग देखोगे कि अगर आपके पास में बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड एकदम बारीक पीसा हुआ कोई ट्रांजिशनल एलिमेंट यानी डी या एफ ब्लॉक मेटल है तो वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस एक बात ध्यान रखना, इन मेटल्स को आप जितना बारीक पीसोगे, बारीक पीसने से क्या होगा, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इनका सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये अपने अंदर ढेर सारी हाइड्रोजन स्टोर कर लेंगे। इसीलिए तो इन मेटल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन स्टोर कर लेते हैं। आप इमेजिन करो मेटल के अंदर गैस स्टोर करना हम करते हैं, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इन ट्रांजिशन मेटल्स का। तो गाइज यहां पर आपके हाइड्राइड्स वाला पार्ट खत्म होता है। हाइड्राइड्स वाले पार्ट में जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको पढ़ना है। सिर्फ स्कूल एग्जाम्स पर यह देखा जाता है, स्कूल लेवल पर वो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स पूछे जा सकते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स और ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स सिर्फ एक बार रीड कर लेना। और अगर जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेटा ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इनका कब कहां कैसे यूज हो जाए वी डोंट नो। तो इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अगले वीडियो में शुरू करेंगे पानी 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 ए, पानी 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 ए, और पानी की बात करके हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करके इस चैप्टर खत्म करेंगे। तो मेरे को लगता है मैक्सिमम 2 वीडियोस चैप्टर फिनिश। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओ गुरु, बाय बाय।